हेलो स्टूडेंट्स। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सभी को ऑल द बेस्ट। सभी का एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज हम एमपीएससी 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याओं का चैप्टर 6 महिलावादी उपागम और नारीवादी उपागम, जिसे स्लैश नारीवादी उपागम भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फेमिनिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नारीवादी और महिलावादी आपका चैप्टर का नाम और नारीवादी के बारे में पूछ ले तो क्योंकि तकरीबन सारे क्वेश्चन नारीवादी के ही नाम से बनेंगे आपके, तो वो सेम ही चीज़ है, महिलावादी फेमिनिस्ट अप्रोच। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो महिलावादी और नारीवादी लोग हैं, विचारक, ये विचारकों की परिभाषा है, विचारकों द्वारा ये एक विचारधारा है। तो उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम कि उनके विचारकों का क्या मानना था, उनकी शक्ति क्या है, किस तरह से उन्हें मिलनी चाहिए। तो नारीवादी विचारक चाहते हैं कि जो लिंग आधारित श्रम विभाजन की मान्यता उसको बदला जाए। जैसे कि लिंग के आधारित जो जो काम बांट दिए गए हैं महिला और पुरुष में, उनको समान किया जाए। ऐसे श्रम कि सिर्फ घर का काम महिला करेगी और बाहर का काम पुरुष पुरुष करेगा, ताकतवर काम पुरुष करेगा और महिला सिर्फ देखभाल का काम करेगी, रोटी का बच्चों का पालन पोषण ये सब करेगी। तो इसको बदलना चाहते हैं, इस विचारधारा को। नारीवादी और महिलावादी विचारकों का मानना है कि बच्चों के पालने व घर चलाने की प्रक्रिया जो पुरुष व महिला के बीच एक बड़ा अंतर स्थापित करती है, वो मौजूदा समाज, सांस्कृतिक विचारधाराओं और संरचनाओं की देन है, जो महिलाओं की एक वैचारिक भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करता है। यानी उन्हें एक तह तक सीमित करके रख देता है, घर तक ही। पहले के लोग थे आदि मानव उसमें। अब इसको एक मैं समझा देता हूँ। तो इस यही उदाहरण परफेक्ट है, सभी इसी का उदाहरण देते हैं कि आदि मानव आदिवासी टाइप में सभी जो महिला पुरुष थे एक साथ शिकार करते थे, एक साथ खाना लाते थे और खाते थे। और फिर बच्चों, उनका परिवार बढ़ा, उनकी फैमिली बढ़ी। उनकी फैमिली बढ़ी तो उनको ऐसे सहूलियत के अनुसार ऐसे अच्छा महसूस हुआ कि बच्चों के साथ भी कोई रहना चाहिए घर पर। शुरू शुरू में तो बच्चों को भी शिकार पर ही लेके जाते थे अपने साथ ही, पीठ पे बांध के। फिर धीरे धीरे बोलने लगे कि इनको खतरा है। बच्चों को महिलाओं के साथ, यानी उनकी माँ के साथ, उनको घर पर खान पान हो जाएगा और उनकी देखभाल हो जाएगी, उनको खाना टाइम पे मिल जाएगा। और बाप बाहर शिकार करने जाता था और खाना लेने जाता था। सहूलियत के लिए समाज ने यह प्रक्रिया की शुरू की कि महिला को घर पर ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जब से ये प्रक्रिया बढ़ती आई बढ़ती आई बढ़ती आई और महिलाओं की एक सीमित घर तक ही रह गया। अब धीरे धीरे जागरूकता फैलाई जा रही है महिलावाद और नारीवादी लोगों के द्वारा, जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो महिलाओं के बारे में बोलते हैं, उनके हित के बारे में बोलते हैं, उनको हक, उनके हकों के की मांग करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, पुरुषों का जो नज़रिया है महिलाओं को लेकर उसे बदलना चाहते हैं। जो पुरुषों का एक नज़रिया है कि महिला तो कमज़ोर है, महिला तो यही कर सकती है, यही काम इनके लिए अच्छा है, तो वो नज़रिया ये नारीवाद लोग बदलना चाहते हैं पुरुषों का, कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये इनका मानना और ये नज़रिया बदलना चाहते हैं। नारीवादी लोग मानते हैं कि उन्हें अवसर, क्षमता के अनुसार अपनी विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। ये उसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं हम, नारीवादी यानी महिलावादी विचारकों का मानना, क्या मानना है। सेम से पॉइंट रहेंगे। विचारक राज्य की संरचना को पुरुष प्रधान बल प्रयोग, पुरुष नियंत्रण मानते हैं। यानी जो राज्य का है उसकी संरचना पुरुष प्रधान है, यानी इसमें सारा ही पुरुषों के प्रति ही देख कर ही राज्य की संरचना की गई है, जिससे सारा बल प्रयोग कर कर इसी वजह से संपत्ति का हस्तांतरण, यानी जो संपत्ति या धन है वो पिता से पुत्र के बीच में हो जाता है। जो सामाजिक, जो हमारी प्रथाएं हैं रूढ़िवादी, यानी पुरुषों के बीच में ही रह जाता है। जो भी सारा धन है पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र, ऐसे चलता रहता है। पर महिलाओं को ये इनका आर्थिक शक्ति नहीं मिल पाती जिससे वो अपना हक या अपनी बात रख सके। वो सिर्फ यही रहता है कि मैं पैसा कमा के लाया हूँ तो मेरी ही बात मानी जाएगी इस घर में।
महिलाएं आंदोलन व क्रांति के माध्यम से इस भेदभाव को कम या ख़त्म करने पर बल दिया जाता है। इनका मानना है कि हम आंदोलन के द्वारा इस भेदभाव को थोड़ा ख़त्म या थोड़ा कम कर सकते हैं या जागरूकता फैला सकते हैं महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच, और समाज को एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। थर्ड में है राष्ट्रवाद और नारीवाद। नारीवाद की राष्ट्रवाद पर क्या विचार है? नारीवाद लोग विचार को मानते हैं कि कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है एक पौरुषपूर्ण विचार है, जिसमें पुरुष को ही प्रधानता दी जाती है, कि देश के लिए जो भी राष्ट्र की एक वर्ड ही चुना गया है वो एक पौरुष प्रधान ही है, इनका मानना है। तो फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं, नारीवाद महिलावाद जो भी है वो उनका यथार्थवाद की आलोचना क्यों करते हैं? यथार्थवाद जो विचारधारा है उसकी आलोचना क्यों करते हैं? उनका मानना है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा के अतिरिक्त और किसी क्षेत्र के विषय में विचार नहीं करता। वो सिर्फ इन्हीं में सीमित रह जाता है। वो महिला के पक्ष में कभी बात नहीं करता, और कोई सोशल मुद्दे हैं जो समाज में, उनके विषय में कभी बात नहीं करता यथार्थवाद। लिंग भेद संबंध तथ्य इससे अछूता है। ये लिंग भेद के बारे में कभी बात नहीं करता, ये इससे अछूता है बिल्कुल। इस कारण नारीवादी विचारक इस विचारधारा को भी पौरुष प्रधान का समर्थक मानते हैं। वे मानते हैं कि यथार्थवाद भी एक पौरुष प्रधान ही विचारधारा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद विचारधारा प्रकट हुई थी, जब तक नारीवादी चेतना इतनी सक्रिय भी नहीं हुई थी। नारीवादी कहते हैं कि नारीवाद की चेतना तो बाद में शीत युद्ध के बाद ज़्यादा आने लगी सामने। उससे पहले जब यथार्थवाद की विचारधारा आई थी तो ये तो जब तक तो नारीवाद की चेतना इतनी सक्रिय भी नहीं हुई थी, तो ये क्या समझेगा हमारी भावनाओं को। तो यथार्थवाद ने महिलाओं को शक्तिहीन माना है। लास्ट पॉइंट में यथार्थवाद महिलाओं को शक्तिहीन मानता है, क्योंकि ये युद्ध राज्य हित के बारे में बात करता है, राज्य की सुरक्षा के बारे में बात करता है, तो महिलाओं को वो शक्तिहीन मानता है कि महिलाएं किसी भी प्रकार से राज्य के हित और राज्य की सुरक्षा में काम नहीं आ सकती, इसीलिए उनको बिल्कुल शक्तिहीन मानता है। तो फिफ्थ में देख लेते हैं प्रमुख महिलावादी विचारक, यानी प्रमुख जो नारीवादी विचारक हैं, युवाल डेविस, जयवर्धने, सिंधिया और एनेलो। ये 4 नाम हैं, और भी हैं, मार्गरेट थैचर, और भी कई नाम हैं, वो आगे आएंगे इस चैप्टर के में, ये आप नाम याद रख सकते हैं। जयवर्धने भारतीय हैं। उसके बाद 6 पॉइंट में तृतीय विश्व में महिलावादी आंदोलन, यानी जो तृतीय विश्व के देश थे उनमें जो महिलावादी आंदोलन हुए थे उनका क्या प्रभाव रहा। तो आंदोलनों से महिलाओं की सामूहिक ताकत बढ़ी, यानी एकजुटता बढ़ी, और महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई। यानी समाज में आंदोलन हुए जिससे जागरूकता हुई, और सामूहिक तौर पर यानी ग्रुप्स बनने तैयार हो गए महिलाओं के। एक क्या कहते हैं, एनजीओ बनने लगे। एनजीओ महिलाओं के लिए कार्य करने लगे और आंदोलन करने लगे, जागरूकता फैलाने लगे, अवेयरनेस फैलाने लगे कि हमारे हक की बात कर, वो अपने हक की बात करने लगे कि हमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यानी हर पहलू में बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए क्षमता के अनुसार। सेकंड में आंदोलन द्वारा समाज, राष्ट्र और विश्व के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन की मांग की गई। यानी आंदोलनों का एक जो मोटिव था कि हमें समाज की जो भी हर पहलू में एक परिवर्तन चाहिए। जो पहले पौरुषपूर्ण था, यानी पौरुषत्व के संरचना के हिसाब से बना हुआ था, तो सभी जो भी कैटेगरीज थी उनमें हमें परिवर्तन चाहिए, और उनमें महिलाओं को समान अधिकार की मांगी गई। सभी जो भी समाज के, राष्ट्र और विश्व के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन की मांग की गई। आंदोलन के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए बीज बोया गया। यानी आंदोलनों की जो एक लहर हुई जगह जगह से, वहाँ से एक बीज बोया गया, रोपण हुआ, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक में
परिवर्तन की लहर सी शुरू हुई और महिलाओं के लिए नए नियम कानून बनाने लगे और आरक्षण उन्हें मिलने लगा। अतः हमें यह पता चल जाता है कि तृतीय विश्व में महिलाएं आंदोलन असरदार साबित हुए और उनका प्रभाव सक्रिय रहा। जो भी विकासशील देश थे, तृतीय विश्व के देश थे, वो उनमें जो आंदोलनों का प्रभाव था वो असरदार रहा और वे साबित करने में अपना अपना जो एक हक था वो मांगने के लिए और परिवर्तन करने में कामयाब रहे कुछ हद तक। तो ये चैप्टर 6 महिलावादी उपागम यहीं पर ख़त्म होता है। आप इसको पढ़ लीजिए और ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे पेपर में तो आपको महिलावादी चैप्टर पूरा हो सकता है। अगर तृतीय विश्व में जहाँ भी बात आए जयवर्धने के लेकर, तो जयवर्धने जो थे वो तृतीय विश्व में इन आंदोलनों में ये चीज़ मांगी गई थी। जब भी तृतीय विश्व के बारे में आए तो इन पॉइंट्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे पॉइंट बना के, और राइटर होगा तो राइटर का नाम लिख देंगे कि इनों की अहम भूमिका थी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी चैप्टर की एक्सप्लेन अच्छी लगी और बातचीत जो मैंने की है इस पर विचार विमर्श इस टॉपिक पे। तो गुड बाय।